कल वर्क पावर एनर्जी में कॉन्सेप्ट बताया था, वर्क के बारे में बात कर रहे थे, उस पर क्वेश्चन भी कराया था, ग्राफ भी देखा था, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क हम देखे थे। तो इतनी बातें हो चुकी थी। एक आध क्वेश्चन और वर्क पे आज करते हैं, फिर आ जाएंगे अगले टॉपिक पे, पावर पे। एक क्वेश्चन लिखो, सिंपल है, बस जल्दी से बता देना। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, a body of mass 2 kg is being dragged मतलब खींचा जा रहा है, is being dragged 2 kg, बोर्ड पे लिखा है is being dragged with a uniform velocity of 2 meter per second, uniform velocity of 2 meter per second on a rough horizontal surface, on a rough horizontal surface, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलने का मतलब क्या है? फ्रिक्शन लग रहा है। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the body and the surface is 0.2, body and the surface is, लिखिए बालक, 0.2। calculate amount of heat generated in 2 seconds, calculate amount of heat generated in 2 seconds। 2 सेकेंड में कितना हीट जनरेट हुआ? अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन 2 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे या ऐसा करो, 2 सेकेंड कर सकते हो, कोई नहीं, 5 कर लो, कैलकुलेशन ठीक है। जनरेटेड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन 5 सेकेंड। जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं एग्जैक्टली वही दे रहा हूँ, पहले पूछा जा चुका है। जनरेटेड इन 5 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन में कह दिया गया जी को क्या लोगे? टेक जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी क्या बोला गया? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, एक तो सरफेस रफ है और ये भी बोला गया बीइंग ड्रैग का मतलब क्या है? कोई फोर्स उल्टा खींच रहा है, मतलब फ्रिक्शन लग रहा है, सीधा से कहने का ये मतलब है। और आपको इससे परेशान नहीं होना कि अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन 5 सेकेंड, तो हीट तो हम पढ़े ही नहीं है, कैसे बता देंगे 5 सेकेंड में? हीट जनरेटेड का यहाँ कोई मतलब नहीं है। आपको हीट जनरेटेड क्या होता है? जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो हमको वर्क करना पड़ता है, वही लॉस होता है। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। मान लो 10 जूल का वर्क होना चाहिए, लेकिन 2 जूल फ्रिक्शन के कारण बर्बाद हो गया, तो जो 2 जूल फ्रिक्शन के कारण बर्बाद हुआ 2 जूल, वही किसमें अपीयर होगा? हीट में। हीट भी एनर्जी है, तो सिंपल से हीट जनरेटेड का मतलब है कितना वर्क करना पड़ा, किसके अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से लड़ने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, यानी फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा और उस इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा, किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। वर्क जो लॉस हुआ फ्रिक्शन के कारण, तो सिंपल वही निकाला। मैंने लगभग हिंट दे दिया क्वेश्चन, अब ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम ले लो। देखो क्या पूछा है बालक, पूछा है अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। अब अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, हीट यहां जो जनरेट होगा कौन होगा? जो एनर्जी का लॉस होगा वही हीट के फॉर्म में अपीयर होगा, और एनर्जी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ड्रैग, यानी कि फ्रिक्शन। तो अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड मतलब जितना वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से लड़ने के लिए जितना काम करना पड़ेगा वही तो अपीयर होगा तुम्हारा हीट के फॉर्म में।
अब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन मतलब वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट कैसा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को F से लिखा इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू S, इसका मतलब है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट F कैसा, स्मॉल f से लिखा हमने फ्रिक्शनल फोर्स को, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लगता है, अगर इधर ड्रैग किया गया तो अपोजिट इधर लगेगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू न्यू एन होता है, और न्यू एन इक्वल टू क्या होता है, mg। अगर m मास का ऑब्जेक्ट है, वेट नीचे लगता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या लगता है, ऊपर लगता है, तो न्यू एन और n को क्या लिखते हो, mg। तो F इक्वल टू बेसिकली पहले भी देखते हैं इस चैप्टर में, F इक्वल टू क्या लिखेंगे, न्यू mg। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, न्यू mg, फ्रिक्शन फोर्स न्यू mg इनटू क्या लिखेंगे, s। अब क्वेश्चन में न्यू गिवन है, m भी गिवन है, g भी बोल दिया गया 9.8, s निकाल लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब s कैसे निकाले, तो बोल रखा है कि इस वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी कैसा बोला गया, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट बोला गया मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, तो हमने बताया था ना कब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं और कब सीधा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो सीधा हम s इक्वल टू क्या बोलेंगे, vt, s इक्वल टू v इंटू टी, और v कितना दिया है 2, और टाइम कितने देर में 5 सेकंड में, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10, तो s निकल गया 10 मीटर। तो सारी चीजें अब गिवन है, म्यू रख दिया 0.2, m कितना गिवन है, m2 है, g क्वेश्चन में क्या दिया गया 9.8 लेने को, तो 9.8 ही लेना पड़ेगा, 9.8, s क्या बोल दिया, s कितना आया 10, तो सिंपली इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे कितना होगा 98 इंटू 4, 98 इंटू 4 करोगे 98 चौके क्या होगा 392, 392 और ये होगा, तो सॉल्व करो ये आ जाएगा 39.2 जूल, इतना होगा। 2 0 2 0 1 0 1 0 कैंसिल होगा ना, कर लोगे सॉल्व, तो क्लियर है, लिख लो। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो, बोलो। हाँ पूछ रहे थे कि जैसे इसमें हम जो किए हैं, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और जबकि फ्रिक्शन का है न्यू एन और उसमें का mg लगा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसका v का हॉरिजॉन्टल लेंगे और इसका डायरेक्टली कुछ ऐसा इक्वेशन वो दिख नहीं रहा हॉरिजॉन्टल से, तो हम लोग fs क्यों यूज किए, पिछले सवाल में हम लोग दोनों को जोड़ करके कर रहे थे। बात नहीं समझे, किस में n में बोल रहे हो दोनों को जोड़ के, या किस में दोनों को जोड़ के बोल रहे हो, मतलब जैसे हम लोग की वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इक्वल टू स्मॉल f इनटू s, लेकिन सर जो स्मॉल f है वो तो वर्टिकल में लग रहा है ना सर, स्मॉल n, स्मॉल f न्यू mg जो है, हाँ वो तो नॉर्मल है वर्टिकल। क्या कर रहे हो बालक, F क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, स्लाइडिंग के अपोजिट। अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलेगा तो फ्रिक्शन वर्टिकल थोड़ी लगेगा, फ्रिक्शन तो हॉरिजॉन्टल ही लगेगा ना। कोई अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है तो फ्रिक्शन कांटेक्ट के कारण लगता है ना, फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है, तो कांटेक्ट कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टली होगा ना, वर्टिकल मोशन थोड़ी हो रहा है जो वर्टिकल रोकेगा फ्रिक्शन, ये तो हॉरिजॉन्टली चलेगा ना। ब्लॉक अगर किसी प्लेन सरफेस पे हवा में नहीं चलेगा ना, प्लेन सरफेस पे प्लेन में ही चलेगा ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हॉरिजॉन्टल चलेगा, तो ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल चलेगा तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, उल्टा लगेगा, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू न्यू एन, तो F इक्वल टू न्यू एन, और n क्या लिखेंगे, जिस जगह पे जो n रहेगा, यहाँ n क्या है, वेट से दबा रहा है, दैट इज mg, mg के अपोजिट क्या है n, तो n बैलेंस करेगा mg को, तो n के जगह पे क्या लिखा, mg लिखा, क्या दिक्कत है पूछ लो। फ्रिक्शन फोर्स तो स्लाइडिंग के अपोज करेगा ना, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा तो हॉरिजॉन्टली ही चलेगा ना, तो फ्रिक्शन अपोजिंग अपोज करेगा, ऊपर से फ्रिक्शन, वो तो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, क्लियर है। तो अब आते हैं वर्क, पावर, एनर्जी। तो अगले टर्म पे आते हैं, बात करते हैं पावर। छोटे क्लास में पढ़े हो बहुत, पावर, पावर क्या बोलते हैं, पुरानी क्लास में पढ़े होगे 9th-10th में, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपल, पावर इज दी, लिख दो, बेसिक सा पढ़ते हैं और ज्यादा बात नहीं करेंगे, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो देखो यहाँ पे पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर का फॉर्मूला क्या देखेंगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क,
किस रेट से, कितने रफ्तार से वर्क कर रहा है, कितना जल्दी ले, दैट इज पावर। अब अगर मैं बोलता हूं इसकी ऐसा यूनिट, वर्क की क्या होती है जूल, और टाइम की क्या होती है सेकंड, जूल पर सेकंड। इसी को अगर मैं लिखता हूं 1 जूल बाय 1 सेकेंड, यानी 1 जूल पर सेकेंड, इसी को क्या बोलते हैं, वॉट, दैट इज 1 वॉट। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं, वॉट। ठीक, अच्छा एक दो चीज और जान लो। ऐसे तो कई सारे पावर के काम के यूनिट होते हैं, जैसे मेगावाट बोलते हैं, मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6 बोलते हैं ना। उसी तरह से किलोवाट, किलो का मतलब 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है, जहां होगा देखा जाएगा। कुछ एक ध्यान रखो, जैसे कि एक यूनिट 1 HP, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के इक्वल होता है, 746। ये से याद होना चाहिए, रफली बोलेंगे 750, ऐसे 746। हॉर्स पावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले पावर को डिनोट करने के लिए हॉर्स होता था। पहले मोटर गाड़ी वगैरह नहीं थी, कार व्हीकल, तो क्या था, पहले था आपका कार्ट वगैरह था, उसको घोड़े खींचते थे, तो घोड़े खींचते थे, तो पावर का, या लड़ाई वगैरह में घोड़ा यूज होता था, पावर का क्या था, घोड़ा था। पावर के लिए तुम्हारा कितना पावरफुल है घोड़ा, कितना पावरफुल है, रथ को कैसे खींच पा रहा है, कितना ज्यादा खींच पा रहा है, तो इसलिए हॉर्स पावर चलता था, तो आज भी यूज कर देते हैं 1 हॉर्स पावर, इसलिए 746 वॉट। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीज आए। एवरेज इंस्टेंटेनियस हमने बहुत चैप्टरों में बहुत जगह किया है, पीछे काइनेमेटिक्स में खूब किया है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो फंडा तो वही है, पावर हम एवरेज लिख रहे हैं। जब एवरेज लिखेंगे, एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल अपॉन टोटल, यानी वर्क डन इन अ गिवन टाइम इंटरवल, या डेल्टा डब्ल्यू लिखोगे तो लिख सकते हो, वर्क डन इन अ गिवन टाइम इंटरवल। किसी टाइम इंटरवल में कितना वर्क डन हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज पावर। अगर इंस्टेंटेनियस है तो लिखने का तरीका देख चुके हैं हम, पहले बहुत बात कर चुके हैं। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस क्या लिखते हैं, जब मैं किसी इंटरवल में वर्क डन बोल रहा हूं तो क्या है, वो एवरेज है। लेकिन जैसे ही मैं एक वर्ड लगा देता हूं यहां पे, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, इसको पढ़ते हैं लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। डिफरेंशिएशन में बहुत बताया चुका हूं और काइनेमेटिक्स में भी भरपूर यूज किया हमने। तो डेल टी टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 का मतलब टाइम इंटरवल इतना छोटा कर दिया कि हम लगभग एक पॉइंट पे बात करने लगे, तो इसी को क्या लिखते हैं, dw/dt। तो dw/dt एक पॉइंट पे बात करता है, क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर। अच्छा, पावर का एक बेसिक फॉर्मूला तो ये होता है w/t। एक और फॉर्मूला निकल के पावर का आ सकता है, पावर का एक और फॉर्मूला, सिंस या पावर हमको पता है क्या, w/t, या फिर इंस्टेंटेनियस देख रहे हैं dw/dt, और वर्क इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, F.S। अच्छा, पावर एक बात मुझे और बता दो, पावर स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, वर्क क्या है, स्केलर, टाइम भी क्या स्केलर है, स्केलर डिवाइड बाय स्केलर इज क्या होगा, स्केलर। तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब देखो यहां जो बता रहा था, पावर dw/dt, वर्क को हम लिख सकते हैं F.S, वर्क का पढ़ा था F.S, डॉट प्रोडक्ट वर्क पढ़ा था F.S, तो पावर क्या बोलेंगे, dF.S/dt, यहां तक बोल सकते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट हो, इफ F कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, तब। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं हो तो जो स्टेप लिखने जा रहा हूं वो नहीं लिख पाएंगे, अगर कांस्टेंट है तो F को हम बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट को कर दिया बाहर, डॉट ds/dt, और ds/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कुछ होता है, वेलोसिटी, तो ds/dt की जगह लिख सकते हैं v। तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी बन के आता है, पावर इक्वल टू F.V, पावर इक्वल टू F.V। तो यहां भी डॉट प्रोडक्ट से दिखेगा A.B कैसे होता है, स्केलर होता है। तो पावर का दो फॉर्मूला, एक तो w/t पहले से पढ़ते आ रहे हो, एक नया सीखे क्या, पावर इक्वल टू सिंपली F.V। तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी होता है, लेकिन ध्यान रखो F.V तभी वैलिड है जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो उसको बाहर नहीं लिख सकते,
और अगर इसको बाहर नहीं लिखेंगे डिफरेंशिएशन से तो एफ डॉट वी नहीं लिख पाएंगे। यानी एफ डॉट वी तभी वैलिड है जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, तभी डिफरेंशिएशन से बाहर करेंगे। अब इसमें देख लेते हैं जल्दी से कुछ स्पेशल केसेस, सिंपल। तो P का सबसे पहले अगर F और V के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, F और V के बीच में एंगल क्या हो, सारा एंगल में यहाँ F और V के बीच में बोल रहा हूँ, तो P इक्वल टू F डॉट V होता है ना, A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा, तो क्या लिखेंगे FS cos थीटा, और थीटा क्या बोल रहा हूँ 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो पावर इक्वल टू क्या होगा FV। अच्छा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, FV cos 90, और 90 cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो पावर क्या हो जाएगा 0। और अगर 180 डिग्री हो तो इस तरह से किसी भी एंगल पे हो सकता है, लेकिन 3 एंगल पे बात करें तो इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल रिजल्ट आता है, प्लस 0 और नेगेटिव आता है, तो क्या लिखेंगे FV cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो क्या हो जाएगा -FB, तो पावर प्लस FB 0 माइनस FB दिखा। इन सब में सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है, सबसे ज्यादा 0 पे FB दिख रहा है, और पावर स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर में प्लस वाला बड़ा होता है, माइनस छोटा होता है, वेक्टर में प्लस माइनस दोनों बराबर होता है, बस डायरेक्शन बताता है। मैक्सिमम कौन है, ये है, और सबसे कम कौन दिख रहा है -FB, तो पावर मिनिमम है। यानी मैक्सिमम पावर तब होता है जब फोर्स और वेलोसिटी के बीच क्या एंगल बनता है 0 डिग्री, और मिनिमम कब होता है जब फोर्स और वेलोसिटी के बीच एंगल बनता है 180 डिग्री, और 90 डिग्री पे पावर डिलीवर्ड क्या होता है 0, ठीक है, जिसको हम सर्कुलर मोशन में जाके फिर बात करेंगे कि 90 पे कैसे 0 होता है, क्या मतलब इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो इतनी बातें क्लियर है, ये नोट कर रहे हो, कर लिए, ये नोट कर लिए, ठीक है। अभी हम आते हैं इनमें और चीजों पे। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला पता लग गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे, आगे कई टाइप के क्वेश्चन करेंगे चैप्टर में, भी कुछ एक मैं टॉपिक पढ़ता जा रहा हूँ और रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ, फिर और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन आएगा। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन करते हैं पावर से रिलेटेड ही, तो अगर ये लिख चुके हो तो क्वेश्चन किया जाए, करते हैं, क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, पर डेटा इस तरह से पता नहीं क्यों बहुत बार थोड़ा एडजस्ट करना है, तो जेई मैन में पूछ चुका है 1-2 बार, नीट में भी पूछ चुका है, और बहुत बेसिक सा है, तो लिखो। व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स, व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स, व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, acts on a body, constant force acts on a body, it attains a velocity, it attains a velocity, जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखना, v in time कैपिटल T से लिखना, velocity v in time कैपिटल T from rest, वेलोसिटी v इन टाइम कैपिटल T फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट, ठीक, फ्रॉम रेस्ट। कैलकुलेट पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स इन टाइम, पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स in time small t, power delivered by the force in time small t, in time small t। तो कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, तो देखो, हाफ mv² t², ऐसा कुछ है, हाफ mv² t² इंटू टी, ठीक। एक ऑप्शन है हाफ mv² t इंटू t², एक ऑप्शन है mv² t² इंटू टी,
और एक और ऑप्शन है mv² t² इंटू टी। ये 4 ऑप्शन है, ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम ले लो, केयरफुली करना, कर सकोगे। देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया कि कांस्टेंट पावर तुम्हारा, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है एक बॉडी पे और अटेन्स वेलोसिटी v इन टाइम t फ्रॉम रेस्ट, यानी u0 दे रखा है हमको। पावर डिलीवर्ड इन टाइम क्या बोला गया है, t। पावर डिलीवर्ड किस टाइम बताना गया है, t। पावर के 2 फॉर्मूले, एक वर्क डन पर यूनिट टाइम और एक फॉर्मूला अभी पढ़ा FV। अगर एंगल लिख रहे हैं तो cos थीटा, या फिर सिंपली बात करें तो FV। क्योंकि क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक बात ध्यान दो, क्वेश्चन में लिखा है कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट अटेन्स वेलोसिटी v फ्रॉम रेस्ट। तो अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, समझो, तो हमने फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं, P इक्वल टू FV। कांस्टेंट फोर्स लगता है उस केस में यूज कर सकते हैं, तो FV। क्यों मेरा ये ख्याल आया, क्योंकि मुझे M भी लाना है, तो F को मैं लिख सकता हूं फिर MA, F इक्वल टू MA लिख सकता हूं, तो लिख सकता हूं MA इंटू V। यहां तक तो मामला ठीक है, पर मुझे क्या चाहिए, आंसर है t में और क्वेश्चन भी बोला गया इन टाइम क्या है, स्मॉल t। अब एक चीज पता है ना कि देखो क्या क्या बोला गया है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो पार्टिकल क्या हो रहा है, 0 से v वेलोसिटी जा रहा है, कैपिटल V, कितने टाइम में, t टाइम में, और 0 से वेलोसिटी हो जा रहा है और कितना पता नहीं कितना, हमने मान लिया, मान लो v', इन टाइम कितना, स्मॉल t। तुमको स्मॉल t टाइम में बोला गया ना कि कितना पावर डिलीवर, तो स्मॉल टाइम t में वेलोसिटी भी कुछ हो रहा होगा, तो हमने मान लिया v'। तो मुझे निकालना कब है, पावर डिलीवर्ड इन टाइम t में, स्मॉल t में निकालना है। तो स्मॉल t के लिए मैं एक काम करता हूं, पावर इक्वल टू FV। तो स्मॉल t में जो v माना है वो क्या माना है, v' लिख लेते हैं, और ये भी क्या लिखते हैं, v', क्योंकि हमको स्मॉल t में पता करना है। अब यहां से देखोगे दोनों में कंडीशन लगा सकते हो, दोनों के लिए रेस्ट ही कंडीशन है। अगर मैं v इक्वल टू u प्लस AT लिखता हूं तो v' इक्वल टू क्या लिखूंगा, u प्लस AT, 0 प्लस AT। और इस केस में v इक्वल टू u प्लस AT लिखूंगा तो v इक्वल टू 0 प्लस a इंटू कैपिटल T लिखेंगे। तो v' इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या, AT, चूंकि t टाइम में बताना है। तो यहां v' के जगह मैंने लिख लिया AT, v' के जगह लिख लिया AT, लिख सकते हैं। तो मेरा कितना आया ये ma²t, मेरा जो आया आंसर ये ma²t। पर ऑप्शन देखोगे तो सारे ऑप्शन में m तो है, t भी है, लेकिन a नहीं है। ऑप्शन में a नहीं है और a के जगह ऑप्शन में क्या है, v और t है। स्मॉल t हमारा आ चुका है और a के जगह पे हमको v नहीं दिख रहा है और कैपिटल t नहीं दिख रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में v और कैपिटल t है, पर हमारे पास स्मॉल t है, m है, पर v और कैपिटल t नहीं है, और a यहां है, a हमको नहीं चाहिए, ऑप्शन में नहीं, a हटाना है। a हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, v और कैपिटल t लाने के लिए यहां से हम लिख सकते हैं, a हटा के v और कैपिटल t लाने के लिए, हाँ, तो a इक्वल टू v बाई टी। ये क्यों ख्याल है, क्योंकि ऑप्शन उसी टर्म में है। तो a इक्वल टू v बाई कैपिटल टी, तो a के जगह v बाई कैपिटल t लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, v² बाय a के जगह v बाई t, यानी v बाई कैपिटल t का होल स्क्वायर इंटू t, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। बात आई समझ में, क्लियर। केवल एडजस्टमेंट ही है, क्वेश्चन बहुत टिपिकल कुछ नहीं है खास इसमें करना, पर लेकिन हाँ एडजस्ट करना आना चाहिए। ये क्लियर है, लिख लिए क्या, ये लिख लिए। तो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अभी ट्राई करो, एक क्वेश्चन ट्राई करो, लिखो, एक क्वेश्चन लिखो ए, या ऐसा करो ना, इस टाइप का क्वेश्चन मैं दूंगा। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पढ़े हो ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसे पहले पुरानी क्लास में पढ़े होगे, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन फिर से यहां पे आता है तो मैं वो थ्योरम बता दूंगा, फिर इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो देखेंगे। अभी फिलहाल हम आते हैं तब वर्क, पावर, एनर्जी, बात करते हैं एनर्जी पे, बात तब कर लेते हैं एनर्जी पे। एनर्जी क्या होता है, सिंपल बताओ। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क,
नहीं बालक, एनर्जी पावर को एक कभी मत समझ लेना। लिखो पहले, लिखो एनर्जी इज द कैपेसिटी, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, डू वर्क, ये वर्क करने की कैपेसिटी है एनर्जी। और पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क है, मतलब वर्क कितना जल्दी जल्दी कर रहा है तो पावर उतना जल्दी होगा। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी, भले करे चाहे ना करे। और लाइफ में भी ऐसे भी आप टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कितने टैलेंटेड हैं उससे ज्यादा मैटर करता है आप में भूख कितनी है, हार्डवर्क कितनी है। हार्डवर्क करते हो, टैलेंट सब बीट हो जाता है, सब कुछ आ जाता है, रास्ता अपने आप मिलने लगता है। बट आपको इसलिए सक्सेस अल्टीमेटली कछुआ ही पाता है। अगर आप कितने भी बड़े खरगोश हो, लेकिन आप इस चीज पे निश्चिंत हो जाओ कि हाँ हम तो कर ही लेंगे, दुनिया उखाड़ देंगे, तो खुद कुछ नहीं होगा, खुद उखड़ जाओगे। लेकिन अगर आप वर्क कर सकते हो, हार्ड कर सकते हो, सही डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन बताने के लिए टीचर है, स्मार्ट वर्क जिसको बोलता है बताने के लिए टीचर है, बाकी देश दुनिया रिसोर्स दुनिया जहां का है, तो नॉर्मल आजकल सब बच्चा लगभग स्मार्ट हो ही जाता है, बाकी सही गाइडलाइन के लिए टीचर है। लेकिन आपको रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। और सब चीज होता है आपके माइंडसेट का, सारा कमाल है माइंडसेट का, आपके भरोसे का, आपका विश्वास का। मैंने कई एग्जांपल कई बार लिखा है। अभी एक एग्जांपल आपका अरुणिमा सिन्हा का आप लोग सुने होंगे। अरुणिमा सिन्हा कौन थी? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, कौन है? दोनों पैर कट जाते हैं ट्रेन एक्सीडेंट में, और तब वो आदमी माउंट एवरेस्ट चढ़ जाती है। वो बचेंद्री पाल के पास गई थी, बचेंद्री पाल फर्स्ट वुमेन है जो एवरेस्ट पे चढ़ी है। उनसे मिलने गई कि हम एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं। बचेंद्री पाल ने सबसे पहले कहा कि तुम एवरेस्ट पे चढ़ जाओगी, क्यों? क्योंकि जब दोनों पैर नहीं रहने के बावजूद साहस कर सकती हो ये कि हमको क्लाइंब करना है, तो तुम डेफिनेटली चढ़ोगे। अब अगर उसका फिजिकल स्ट्रेंथ बात करें तो फिजिकल स्ट्रेंथ कब ज्यादा था? ऑब्वियस है, फिजिकल स्ट्रेंथ तब ज्यादा था जब दोनों पैर थे। लेकिन जब दोनों पैर रहते हुए आदमी नहीं चढ़ पाते हैं और दोनों पैर नहीं थे तब वो चढ़ गई, तो मामला पूरा किसका? विल पावर का है। अपने विल पावर कितना है, जुनून कितना है, भूख कितना। अभी एक आपके हिमाचल की एक लेडी है, दोनों आंख नहीं है, मतलब देख नहीं सकती हैं, ब्लाइंड है, और वो एवरेस्ट पे चढ़ी थी। अब नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ चेंगमो ऐसा कर कुछ था। तो वो समझो दोनों आंख नहीं होते हुए चढ़ जाना एवरेस्ट पे बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल साहस भी नहीं कर सकते। तो सारा खेल किसका है? विल पावर का है। तो खैर ठीक है, वो अलग दुनिया में चला गया, कभी प्रवचन होगा तो प्रवचन दे दूंगा। अभी फिलहाल दोनों में फर्क समझ में आया, एनर्जी और वर्क, इसमें पावर में। तो एनर्जी बेसिकली क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। तो दो तरह की एनर्जी, मोशन के वजह से हम बात करते हैं, मोशन और रेस्ट की वजह से। कौन सी दो तरह की बात करते हैं? ड्यू टू मोशन या रेस्ट पोजीशन की वजह से दो टाइप की एनर्जी बात करते हैं। एक बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल मतलब क्षमता। पोटेंशियल टू डू वर्क मतलब काम करने की क्षमता है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब जो उसके पास एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल। रेस्ट में है, कर कुछ नहीं रहा है, लेकिन एनर्जी है उसके पास, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण जो एनर्जी होती है। तो फिलहाल मैं एक एक करके देखूंगा। फिलहाल मैं बात करूंगा काइनेटिक एनर्जी की, फिर हम आएंगे उसके बाद पोटेंशियल पे। तो पहले काइनेटिक का डिटेल देखेंगे, फिर पोटेंशियल के डिटेल पे आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों पोजीशन के कारण है, मोशन के कारण है, रेस्ट और मोशन के कंडीशन के कारण। मोशन के कारण जो है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में लिखना, इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द एनर्जी possessed by a body, जो लिखना है ऑब्जेक्ट बॉडी, possessed by a body, energy possessed by a body by virtue of its motion, energy possessed by a body by, लिखा हुआ बोर्ड पे, virtue of its motion, energy possessed by a body by virtue of its motion। अपने मोशन के कारण जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अपने मोशन के कारण जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण एनर्जी क्या होगी? किन चीजों पे डिपेंड करेगी? समझो, अगर एक नदी है, नॉर्मल नदी बह रही है और उसी नदी में जब बाढ़ आ जाता है तो किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? जब बाढ़ का। क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा है तो मतलब अमाउंट ज्यादा है, मास ज्यादा है। और क्या ज्यादा है? स्पीड ज्यादा है। मास ज्यादा है
और पानी की मात्रा ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, मास ज्यादा है और पानी की स्पीड ज्यादा है, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, उसका इंपैक्ट जो है बहुत ज्यादा एनर्जी दिखती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? काइनेटिक जैसे कुछ भी आ रहा है, एक बॉल ही आ रहा है, बहुत तेज स्पीड से आ रहा है, जितना तेज स्पीड से आएगा और जितना हैवीली बॉल होगा, किसी चीज से टकराएगा तो उतना ज्यादा उसका इंपैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उतनी ज्यादा एनर्जी कैरी कर रहा है। कितनी ज्यादा? जितनी ज्यादा उसकी मास होगी। एक हल्का सा बॉल टकराया हल्के मास का और एक हैवी मास का बॉल, दोनों सेम स्पीड से आ रहा है, किसका इफेक्ट ज्यादा डेंजरस होगा? जो ज्यादा स्पीड से आ रहा है। क्यों? ज्यादा एनर्जी पोजेस करेगा। और तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो कितना स्पीड से आ रहा है और दूसरा मास ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, K इक्वल टू, बेसिक पढ़ते आए हो पहले भी, क्या बोलते हैं? हाफ mv²। बेसिकली ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन इसके बारे में हम अभी ज्यादा बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि 12th में एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां पे इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। अभी फिलहाल K इक्वल टू हाफ mv², इतना ही जान के चलो। m क्या है? मास। v क्या है? स्पीड। तो ये कैसी क्वांटिटी है? मास स्केलर, स्पीड स्केलर। तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो ये सारी एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बोलो। बहुत तेजी से चलता है, उसमें आग पकड़ लेता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई बॉडी जैसे स्पेस से नीचे अर्थ का आ रहा है, तो आग पकड़ लेता है, तो वो भी सब काइनेटिक एनर्जी करते हैं। नहीं, आग पकड़ना काइनेटिक एनर्जी की वजह से नहीं है। आग, उसका मोशन करना, जाना, वो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी है। वर्च्यू ऑफ मोशन के कारण जो वो इंपैक्ट डाल देगा। कोई उल्का पिंडी आ रहा है या कोई क्या बोलते हैं कॉमेट आ रहा है, एस्टेरॉइड आ रहा है, बहुत तेज स्पीड से आ रहा है, उसके आने के पीछे जो एनर्जी है, उसके उस तेज मोशन के पीछे जो एनर्जी है, उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आग लगना काइनेटिक एनर्जी नहीं है। आग लगने का एक चीज हो सकता है कि जब बहुत तेज स्पीड से आ रहा है, आग लगने की वजह रबिंग है, हीट अपीयर होना है, और हीट अपीयर होने का वजह फ्रिक्शन है। यहाँ पे एयर, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल एटमॉस्फेयर में आता है तो एयर रेजिस्टेंस है। तो जब कोई एस्टेरॉइड या कुछ ऐसे आ रहा है या बहुत तेज स्पीड से आता है, तो क्या होता है? स्पीड बहुत तेज है तो हवा को बहुत तेजी से काटता है, तो जो एयर के पार्टिकल या एटमॉस्फेयर के पार्टिकल हैं, उनसे क्या होती है? रबिंग होती है। उनसे रबिंग होती है। रबिंग के कारण क्या होता है? हीट जनरेट होता है, एनर्जी का लॉस होता है, हीट जनरेट हुआ। हीट के कारण क्या होता है? उसमें आग पकड़ती है। फ्रिक्शन के कारण, यहाँ फ्रिक्शन जो है ड्यू टू क्या है? रेजिस्टेंस किसका? एटमॉस्फेरिक पार्टिकल का, एयर का। तो एटमॉस्फेयर, इसलिए कई बार उल्का पिंड या ऐसा कुछ होता है, अगर साइज बहुत नहीं ठीक ठाक हो तो क्या होता है? जनरली अर्थ के एटमॉस्फेयर से आने से पहले ही बंद हो जाते हैं, टकराते नहीं है। जब टकराएगा तो बहुत तगड़ा इंपैक्ट होता है। कई लेक वगैरह भी क्रिएट हो चुके हैं, लोनार लेक वगैरह महाराष्ट्र में है, एस्टेरॉइड के टकराने से ही है। धरती पे गोल्ड जो आया, धरती पे गोल्ड नहीं था, कोई मिनरल धरती के अंदर से नहीं पाया गया, वो आया ड्यू टू एस्टेरॉइड टकराने के कारण आया। तो वो अलग कहानी है, खैर वो दूसरे ग्रह का ये था, खैर ठीक है। तो बेसिकली आग लगना वजह है उसका रबिंग। आग लगना, उसका मूव करना जो है, उसके पीछे जो एनर्जी है, कुछ भी चीज होगा तो उसके पीछे एनर्जी होगी। अगर मूव कर रहा है तो कोई ना कोई एनर्जी होगी। तो मूव करने के पीछे एनर्जी जो है वो काइनेटिक, जितना तेज मूव कर रहा है यानी उतनी काइनेटिक एनर्जी वो पजेस कर रहा है, उसके पास है। लेकिन आग जो लग रहा है ड्यू टू रबिंग लग रही है, उसका क्या है? एयर रेजिस्टेंस के कारण या फ्रिक्शन, जो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है उसके कारण क्या होता है? हीट अपीयर होता है, बर्निंग होती है। समझ में आई बात? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या नेगेटिव हो सकता है? सुन लो, पहला तो ये वेलोसिटी नहीं, ये स्पीड है, पहली बात। दूसरा, हाफ पॉजिटिव है, मास नेगेटिव हो सकता है? नहीं। और किसी नंबर का स्क्वायर कभी पॉजिटिव हो सकता है? स्क्वायर का, सॉरी, नेगेटिव हो सकता है। किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव कैसे हो जाएगा? तो इट इज ऑलवेज, लिख लो ना, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी के भी दो फॉर्मूले बन के आ जाएंगे। एक तो हाफ mv² हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले से पता है। अच्छा, एनर्जी है तो यूनिट बोलने की जरूरत तो नहीं है, यूनिट जूल है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें, एक फॉर्मूला और, एक फॉर्मूला मोमेंटम का पढ़े हो, P इक्वल टू mv, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैं इसको मोमेंटम के टर्म में लिखना चाहूंगा तो जरा समझना, हाफ m v²।
एक काम करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, m से डिवाइड m से मल्टीप्लाई। सेम क्वांटिटी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे किसी में तो फर्क पड़ेगा नहीं। m से डिवाइड m से मल्टीप्लाई किया। अब जरा देखो m इंटू m क्या होगा, m स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर। तो इसको m स्क्वायर v स्क्वायर, इसको मैं नहीं बोल सकता कि हाफ m स्क्वायर m इंटू m स्क्वायर v स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकते, mv का होल स्क्वायर। हाँ, mv का होल स्क्वायर और नीचे एक m बच जाएगा। और mv को क्या बोलते हैं, p मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी, ये पावर मत समझ लेना, p मोमेंटम है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, p स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला तो पहले जानते ही थे, एक नया फॉर्मूला मिला, k इक्वल टू क्या बोलेंगे, p स्क्वायर बाय 2m। तो क्लियर बात है। अब ये तो ठीक है, बेसिक चीजें हैं, हमने देखा, पता किया, अच्छी बात है। अब इन पे क्वेश्चन करेंगे और ग्राफ देखेंगे। कई तरह के अच्छे ग्राफ बनते हैं और कई क्वेश्चन भी आपका बनता है। पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसमें कुछ भी नहीं है, फिजिक्स बस रिलेशन भर है। एक रिलेशन है p स्क्वायर बाय 2m और एक है हाफ mv स्क्वायर, इतना रिलेशन भर ही है। अब प्योरली मैथ का क्वेश्चन है, आप परसेंटेज चैप्टर पढ़े हो, तो एक आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा बताओ तो, लिखो क्वेश्चन। इफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 100%, momentum of an object is increased by 100%, keeping the mass constant, 100% keeping the mass constant, then find percentage change in kinetic energy, तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट चेंज होगा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये बताओ, अगर मोमेंटम को 100% बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट चेंज होगा। रिलेशन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का पास में है। मुझे एक बात बताओ कि बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी कि घटेगा, अगर मोमेंटम को बढ़ाएंगे तो। रिलेशन है ना, प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी एक बात तो पता है, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, सिंपल मैथ है। मैथ में परसेंटेज कैसे निकालते हैं पता है, क्या निकालते हैं, फ्रैक्शन इंटू 100 या फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। तो ट्राई करो, सोचो, सिंपल मैथ का क्वेश्चन है, 2 मिनट टाइम लो। तो कितना बोल रहे हो बालक, एक बालक बोल रहा है, और बालक कितना बोल रहे हो, 300-400%। अब देखो सिंपल मैथ है, कुछ नहीं, आप परसेंटेज कैसे निकाल दो। सबसे पहले देखो P इनिशियल मोमेंटम कुछ होगा, हमने मान लिया P, इनिशियल मोमेंटम को मान लिया P, ठीक। सिंपल, मैं बहुत आराम से चल रहा हूं। फाइनल मोमेंटम कितना होगा बताओगे। 100% बढ़ने का मतलब क्या होता है, उतना और हो गया, ठीक है। अब x है कोई, मैथ में सिंपल करते हो, 100% बढ़ गया मतलब x प्लस x 100% इंटू 100 बाय 100, यानी x प्लस x मतलब 2x बोलते हो। सिंपल, इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब नहीं पता आपको शुरुआत में कर लेते हो, लेकिन आपको सीधा पता है 100% बढ़ने का मतलब क्या है, इतना था और उतना ही हो गया। P पहले से था और P हो गया। किसी सामान का दाम है 500 रुपया और 100% बढ़ गया, मतलब अब दाम कितना हो गया, 1000 रुपया। 500 प्लस 500, सिंपल बात है। तो फाइनल कितना हो जाएगा, P पहले से था और P हो गया, यानी फाइनल हो जाएगा 2P। ये चीज जरा डायरेक्ट निकालने की आदत डालना, मैं कुछ इसलिए पूछता जा रहा हूं। मान लो किसी चीज का दाम, मैं परसेंटेज पहले सिखा दूं, किए आप लोग, अच्छी बात है काफी। मान लो किसी का, मान लो P है, ठीक है। अब मैं बोलता 50% बढ़ा, तो कितना लिखते हैं, 50%, हाँ ठीक है, 3p/2 बोल सकते हो। 50% बढ़ा, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो 3p/2 बिल्कुल हो सकता है। 50% बढ़ना मतलब क्या है, अगर x था 50% बढ़ा मतलब x तो था ही, x इंटू 50/100। मेथड में पूरा ऐसे जाते हो ना, तो मेथड में क्या करोगे, 100 यहां पे 100x हो जाएगा, 100x प्लस 50 कितना बोलोगे, 150x। तो 150x/100 मतलब क्या लिखेंगे, 1.5x।
50% बढ़ने का मतलब क्या होता है कि P तो था ही और उसका आधा हो गया, मतलब बढ़ गया, 50% बढ़ा, मतलब जितना था उतना उससे और 50% ज्यादा, मतलब P प्लस P बाई 2 यानी 3 P बाई 2। या डायरेक्ट लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1.5P। 1.5P का मतलब 1 का मतलब पूरा, आधा का मतलब क्या होता है 0.5, तो 1.5P सीधा भी सोच सकते हैं। ठीक, किसी सामान का दाम 500 था, 50% बढ़ गया, मतलब 500 था और कितना आधा बढ़ गया 250, 750 हो गया, 750 हो गया। किसी का दाम मैं बोलूं कि 10% बढ़ गया, P है 10% बढ़ गया, आप कितना हो जाएगा? हाँ मैं P को मैं बोला P है 10% बढ़ गया, बिना पेन चलाए बोलो कितना हुआ? हाँ 11P बाय 10। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, देखो 10% बढ़ना मतलब बिल्कुल P तो था ही, P था ही, 1 का मतलब होता है पूरा, 10% बढ़ना मतलब 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 7, 8, 9 ऐसे करके 10 आए, फिर 2 आ गया, तो 1 से 2 के बीच में 0.1 का 10 गैप है, तो 10 का मतलब क्या हुआ 0.1, 20 का मतलब 0.2, 30 का मतलब 0.3, 40 का मतलब 40% बढ़ना मतलब 1.4P, 60% बढ़ना 1.6P। अगर मैं बोलूं 50% तो 1.5P, 50% मतलब 1.5P, लेकिन बोलूं 5% तो, अगर मैं बोलूं 5% तब, अगर मैं बोलूं 5%, 5% का मतलब क्या है 1.05, यहां 1.5 नहीं कर देना, 1.5 का मतलब हो गया 1.5 मतलब 50%। या दिक्कत होती है तो आप तो x प्लस x इंटू 5/100 कर लोगे, लेकिन वो भी यही आएगा। तो बात समझे, कुछ परसेंटेज का थोड़ा बहुत मामला, तो खैर ठीक है, उधर तो हम ऐसे बता रहे थे आपको, अब यहां पे आते हैं, सिंपल मेथड पे चलते हैं। हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताना, तो कुछ भी बताने के लिए हमको रिलेशन पता होना चाहिए। तो K और P के बीच का रिलेशन पता है ना, K इक्वल टू क्या होता है P²/2m। क्वेश्चन में बोल दिया गया मास कांस्टेंट है, ध्यान रखना ये बताना जरूरी है, अगर मास कांस्टेंट नहीं बोलेगा ना तो हम दिस प्रोपोर्शनल टू दिस नहीं कर सकते, किसी का भी रिलेशन तब तक एस्टेब्लिश नहीं कर सकते जब तक रेस्ट अदर टर्म कांस्टेंट ना हो। तो ये मास कांस्टेंट है, तभी हम बोल सकते हैं K प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे P²। ठीक, अब सिंपल मैथ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। किसी सामान का दाम 100 रुपया था, किसी सामान का दाम 100 रुपया था, अब 100 से हो गया 120, 100 से हो गया 120, कितना परसेंट बढ़ा 20%। कैसे बोले 120 120 माइनस 100 बाय 100 इंटू 100, 120 माइनस 100 मतलब 20 चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल 120 माइनस 100 बाय इनिशियल इंटू 100, ऐसे परसेंटेज निकलता है। तो यहां जब निकलेंगे एक फंडा कहीं भी काम करेगा, किसी भी चैप्टर में कोई रिलेशन आ जाएगा। यहां हम ये रिलेशन देख रहे हैं, फिर एक रिलेशन है K इक्वल टू हाफ mv², V को बढ़ा दिए, V को कर दिए, इस तरह से मामला वही काम करेगा, V को 100% बढ़ा दिए, कोई रिलेशन आगे के चैप्टर में 12th में जाओगे R रेजिस्टेंस का कोई रिलेशन मिलेगा, सेम मान लो वायर में देखेंगे L²/2m, लेंथ के साथ रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, वहां भी फंडा काम करेगा, हमको फंडा क्लियर होना चाहिए। तो K रिलेशन है P² से, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फाइनल K फाइनल माइनस K इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, ये होता है परसेंटेज। इधर भी P में भी वही काम करेंगे, जब इधर ये किए तो इधर भी फाइनल, बट रिलेट कैसे है, K P से स्क्वायर में रिलेटेड है, तो लिखेंगे P फाइनल का स्क्वायर, P से स्क्वायर में है तो P इनिशियल का स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल, तो इनिशियल PI² इंटू 100। तो रिलेशन ध्यान रखना जैसा हो, अगर स्क्वायर से रिलेटेड स्क्वायर लिखेंगे, फाइनल P फाइनल का स्क्वायर माइनस P इनिशियल का स्क्वायर बाय P इनिशियल का स्क्वायर इंटू 100। ये समझ में आया? अब सिंपल सॉल्व कर लो। तो K मुझको बताना है यहां से, या P फाइनल कितना है 2P, तो क्या लिखेंगे 2P का स्क्वायर माइनस इनिशियल P² बाय इनिशियल मतलब P² इंटू क्या लिखेंगे 100। बात समझ में आ रही है? तो ये 2P का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4P² माइनस P² बाय P² इंटू 100, 4P² माइनस P² 3P², 3P² P² कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 100 मतलब 300%। तो ये कितना बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी 300%। बात समझ में आई? ये तो मान लो जैसा रिलेशन है वैसा काम कर लिए,
परसेंटेज निकालने के लिए ही मैथ में आप सीधा सा समझो, परसेंटेज निकालने के लिए मैथ में सीधा सा समझो, आप यहां पे देखो कि कोई रिलेशन होता मैथ में, जरा समझना, इसी तरह से रिलेशन होता कोई y प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, हम बोलते हैं x को इतना परसेंट बढ़ा दिए, y कितना परसेंट बढ़ेगा, तो रिलेशन वैसे ही लिखते जैसे रिलेशन y फाइनल माइनस y इनिशियल बाय y इनिशियल इनटू 100 इक्वल टू, रिलेट कैसे है क्यूब में, तो यहां भी क्यूब लिखेंगे, ध्यान रखना, xf का क्यूब माइनस xi का क्यूब बाय x इनिशियल का क्यूब इनटू 100, क्यूब यहां क्यूब होगा, सॉरी क्यूब, x फाइनल का क्यूब माइनस x इनिशियल का क्यूब बाय x इनिशियल का क्यूब इनटू 100, बात समझ में आ रही है, पावर 4 होगा तो वैसे ही रिलेट होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं। अब बिना पेन चलाए जल्दी से मुझे बताओ कि अगर मैं क्वेश्चन देता यहां पे बोलता कि स्पीड को 100% बढ़ाएं, स्पीड को 100% बढ़ाए हैं, मास को कांस्टेंट रखते हुए काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, स्पीड रिलेशन वही ना, मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बोल देता जैसे मोमेंटम बोला ना, हाँ अब बोलता कि स्पीड को 100% बढ़ाएं, तो स्पीड से भी तो वैसे ही रिलेटेड है ना, हाँ k इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, हमको रिलेशन से मतलब है, यहां भी रिलेट है k प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर से ही रिलेटेड है, तो यहां भी यही आएगा 300%, बात समझ रहे हो। अब एक बात ध्यान देना, ठीक है, यहां तो ये ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है हम कर भी लेंगे, कर भी लिए, ठीक है, अगर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, बता रहा हूं जरा ध्यान से समझना इसको, लेस देन 5% हो, अगर 5% से कम इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो हम क्या करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझो, मान लो कोई रिलेशन है z इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, z इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, 5% से कम या ज्यादा हो तब, अगर मैं बोलूं समझो x को 3% बढ़ा दिए, x को 3% बढ़ा दिए, 3% 5% से कम है ना, तो एक तो रिलेशन है कि हमारा ठीक है ऐसे निकालेंगे फाइनल इनिशियल, वो तो निकाल ही सकते हैं, मेथड ये है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 5 से कम है ना, तो अगर इसको 3% बढ़ाएं तो z में इंक्रीज, z इंक्रीज हम सीधा क्या लिखेंगे, पावर x का क्या n इंटू 3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा सीधा, z में इंक्रीज सीधा क्या करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना जब 5% से कम हो, 5% से ज्यादा हो तब तो मेथड है ही हमारे पास, ऐसे ही करना होगा। क्या बोलना चाह रहा हूं समझो, जैसे यही रिलेशन है ना क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में बोला मास कांस्टेंट रखते हुए मोमेंटम को, ध्यान से समझना, 4% बढ़ा दिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डायरेक्ट बताओ कितना बढ़ेगा, नहीं बालक, के अगर 4% बढ़ा दिए, के रिलेशन कैसे है, पी स्क्वायर है, पी की पावर कितनी है 2 है, तो मैं क्या बोला, सीधा पावर से मल्टीप्लाई कर दो 8%, अगर इससे ज्यादा है ना तो के में क्या होगा, के इंक्रीज बाय इसका पावर जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो पावर है 2 इंटू 4%, मतलब आंसर हो जाएगा 8% इंक्रीज, बात समझे। आप करके भी देख लेना, तो आप करके भी देख लेना, ये लगभग 8 के आसपास आएगा, मतलब 8.000 समथिंग आया तो 8 ट्रीट कर सकते हैं। 5 से ज्यादा में क्यों नहीं, क्योंकि 5 से ज्यादा में वेरिएशन आने लगता है, फिर डिफरेंस भागने लगता है ठीक ठाक, तब नहीं चलेगा। ऐसा आइडिया कैसे आया, ऐसा एरर से आया। अगर एरर का ध्यान होगा आपको, एरर जब चैप्टर पढ़ाया था कि समथिंग रिलेटेड टू एक्स टू द पावर इतना, एरर कोई ऐसा फंक्शन लिखा था z इक्वल टू एक्स टू द पावर m y टू द पावर n, वहां पावर से मल्टीप्लाई कर देते, परसेंटेज एरर निकालने के लिए, ध्यान होगा। परसेंटेज एरर हम ऐसे ही निकालते थे, पावर से मल्टीप्लाई करके लाया, तो डिफरेंशिएशन पूरा प्रूव करके दिखाया था, लेकिन फिर जब क्वेश्चन कर रहे थे तो डायरेक्ट पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वही फंडा यूज किया। जैसे कोई भी रिलेशन कहीं हो, समझो जरा, लेकिन ध्यान रखो 5 से कम, अगर मैं बोलूं जरा ध्यान दो कि मास को कांस्टेंट रखते हुए स्पीड 3% घटा दिए, स्पीड 3% घटा दिए, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। के और हाँ, के और वी में क्या रिलेशन है, वी स्क्वायर ही तो प्रोपोर्शनल हाफ में बी स्क्वायर, तो अगर इसको 3 घटा रहे तो ये भी घटेगा, पावर क्या है 2, तो 2 थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, तो देख लीजिए इसको, के प्रोपोर्शनल टू क्या है वी स्क्वायर, तो पावर क्या है सिंपली 2 है, तो पावर 2 है। अगर मैं बोलता हूं स्पीड घटा रहे हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, अगर स्पीड घटाएंगे तो के भी क्या होगा, घटेगा,
पावर क्या है 2 और कितना डिक्रीज हो रहा है 3%। अगर ये डिक्रीज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगा। तो सिंपली अगर 5% से कम रहे इंक्रीज डिक्रीज तो क्या बोला मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6%। तो कितना डिक्रीज हो जाएगा 6%। इस तरह से कहीं भी रिलेशन कर सकते हो। जैसे मैं एक पूछूं कोई भी रिलेशन मैथमेटिकली है, मान लो कोई भी रिलेशन, मान लो z प्रोपोर्शनल टू कोई रिलेशन आ रहा है से कुछ भी लिखा, मान लो y टू दी पावर 4, ठीक है, और मैं बोलूं कि y को 2% बिना पेन चलाए बताना घटा दिए, z क्या होगा, सिंपल पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2% घटा दिए तो पावर क्या है y का 4 है ना, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा ना, पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा उल्टा कर रहे हैं, y घटा रहे हैं। वही तो कर रहे थे अब तक, z प्रोपोर्शनल टू y की पावर 4 है, y को हम क्या किए 2% घटा दिए। अगर y घटेगा तो z भी घटेगा, y बढ़ेगा तो z भी बढ़ेगा, तो y को 2% घटा दिए तो पावर क्या है 2 इंटू 4 है, एंड पावर 4 इंटू 2 पावर से मल्टीप्लाई कर दो 8%, तो z 8% घट जाएगा। मान लीजिए y की जगह अगर z 2% घट जाए तो फिर रिलेशन क्या होगा, देखो y के जगह अगर z 2% घट जाए, समझो अगर इसी में रिलेशन बालक बोल रहा है, जो यहां मैथ है प्योरली लेकिन फिजिक्स में कहीं अप्लाई हो सकता है इसलिए बता दे रहा हूं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बालक बोल रहा है, क्या बोला, z को 2% घटा दिए, z 2% डिक्रीज कर दिया। अब जरा समझना, तो z और y में रिलेशन कैसे है, अब z के चेंज के साथ y देखना है, तो z प्रोपोर्शनल टू y की पावर 4 है, ये रिलेशन हमको पता है। तो एक काम करे, इसको पावर 4 हटाने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो z प्रोपोर्शनल टू ये होगा, z टू द पावर 1/4 प्रोपोर्शनल टू y लिखेंगे, पावर 1/4, यहां 1/4 तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हाँ, तो अब यहां पावर z का क्या है 1/4, हम किस में चेंज कर रहे हैं, z में, z को घटा रहे हैं तो y भी क्या होगा घटेगा, z को बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ेगा, तो y में चेंज क्या होगा, y में चेंज होगा पावर z का मल्टीप्लाई करो, z का पावर क्या है 1/4, तो 1/4 इंटू 2, तो 1/4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 0.5, तो y कितना घटेगा 0.5% घटेगा। बात समझ रहे हो, कुछ नहीं करना, पावर मल्टीप्लाई कर देना है, पावर डायरेक्ट बन रहा है नहीं बनेगा उल्टा कर देंगे। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, कोई दुख तकलीफ नहीं। तो इतना ही रहने देते हैं, 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क देके जा रहा हूं, ट्राई करना। एक किसी का भी P बोले या V बोले, अगर मान लो लिखो इफ काइनेटिक एनर्जी, सेम वैसे देते हैं, ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 100%, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 100%, कीपिंग द मास कांस्टेंट, देन व्हाट विल बी द चेंज इन स्पीड। तो स्पीड कितना बढ़ेगा या घटेगा जो भी होगा, स्पीड में कितना चेंज आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी को 100% बढ़ा रहे हैं तो स्पीड में कितना होगा, ध्यान रखना यहाँ 100% है, 5% ज्यादा है, काफी ज्यादा है। यहाँ मेथड से करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100। कैसे करोगे सोचना, होमवर्क का एक ये है। दूसरा होमवर्क दे रहा हूं इसी में कि अगर इस मान लो कुछ काइनेटिक एनर्जी को 3% घटा दिए तो स्पीड में क्या चेंज होगा, सेम के लिए। इफ काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज बाय 3% कीपिंग द मास कांस्टेंट, देन व्हाट विल बी द चेंज इन स्पीड। क्लियर है 2 क्वेश्चन, तो दोनों ट्राई करना, होमवर्क है, कल मैं पूछूंगा, ठीक है, कल फिर इससे आगे देखेंगे, ठीक।